नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन ऐप पे। फ्रेंड्स, हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके आगे शुरू करते हैं। आई होप आप लोग कुछ तो रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से कि पेपर वहाँ पे कैसा आता है, वहाँ पे कैसे करना होता है। ठीक है, सो बिना देरी के शुरू करते हैं। ये मेरे मार्क्स देख ही चुके होंगे आप लोग। 120 कुछ ज़्यादा ही थे। 26 का स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देसेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो ये जो बुक है ना गणेश देउस्कर की, ऐसे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेखक नहीं है, जो फेमस वाले नहीं है जिनको हम लोग पढ़ते हैं। बट मैंने आने के बाद देखा था ना, पेपर में बाद में देखा था, तो स्पेक्ट्रम में ना इन्होंने मेंशन कर दिया था। इवन 2 क्वेश्चन देखा था जो बिल्कुल उठ के आए थे, शायद बाद में उन्होंने मेंशन किया था। या तो ऑलरेडी उसमें रहा होगा, या स्पेक्ट्रम वाले बड़े चालाक होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर उसको अपडेट करते हैं। लगभग सारे प्रकाशन ऐसे ही करते हैं। बट फिर भी ये क्वेश्चन ना मेरा वहां सही गया था, थोड़ा सा गेस किया था, वो हेल्प मिल गई थी। देखिए कैसे, ये पक्का वाला गेस वाला क्वेश्चन था, और देखिए इसको कैसे गेस करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। कुछ आइडिया लग रहा है, लेकिन देखो पहली बात तो एक स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था। कोई हमारे जो है गणेश देउस्कर साहब जी हैं, ठीक है, वो बुक लिख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी टाइप के हैं। ठीक है, और उनकी जो बुक है वो देसेर कथा है। तो आप बताओ इनकी जो थीम होगी ना, लिखने की थीम होगी, क्या होगी? इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा जो हमारे जनता है ना उसके मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी रही है। तो आप बताइए, पूरी अगर ये बुक लिखेंगे, कोई राष्ट्रवादी अगर कोई बुक लिखेगा तो यही काम करेगा ना, कि जो वहां पे कॉलोनियल स्टेट था वो कैसे हमारे ब्रेन को हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट कर रही है, उसके बारे में लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बिल्कुल लिखेगा ना। बहुत जनरल सी बात है, इस बुक में मेंशन होगा। तो ये पहला तो इस लॉजिक से सही बन रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा देखो, इस पुस्तक ने, तो यहां से गायब हुआ आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट, कोई नहीं। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। बहुत सिंपल है ना, कोई भी आपकी क्या है, एक राष्ट्रवादी जो लेखक हैं वो बुक लिख रहे हैं, तो ये हो सकता है ना, नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको जैसे मतलब जो जनरल वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको दिमाग लगाओ कि क्या ये गलत हो सकता है क्या। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही कि नहीं गलत हो सकता है ना, तो मान के चलो वो बिल्कुल सही होता है। बहुत जनरल सी बात हो रही है कि कोई पुस्तक है उसमें स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया गया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो 1 और 2, ठीक है, 2 ऑप्शन गए आपके। तीसरा देखो आपका, जो गणेश देउस्कर मतलब देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। मैंने बोला जो ना, बहुत जो फोकस देके कोई अगर बोले ना तो चांसेस होता है गलत करने का। क्या बोल रहे हैं ये, कि द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। ये बताओ नाम से क्या लग रहा है, सखाराम गणेश देउस्कर, मुझे तो कोई मराठी नाम लग रहा है। ठीक है, तो मराठी जो होगा वो क्या बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ बंगाल क्षेत्र के विशेष के बारे में क्यों बात करेंगे। ठीक है, एक तो पहले इस तरीके से गेस कर सकते थे। दूसरा, अगर देखो ना बहुत फोकस किस पे कर रहा है, अगर स्टेटमेंट गलत करवाना होता है ना तो ऐसे ही करते हैं, कोई बड़ा एक्सट्रीम सा वर्ड डालते हैं। तो नहीं बोल रहा है कि द यूज ऑफ द देश बाय द देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये वाला मुझे ना पक्का हिंट कर रहा है कि मैं तो गलत हूं। ठीक है, आपको 2 नहीं पता होता ना, तीसरा बस पता होता, तो पता इन द सेंस कि आप गेस कर सकते थे, तो गलत करते आपका सीधा आंसर आ सकता था। ठीक है, तो आई थिंक तीनों स्टेटमेंट में हेल्प मिल रही थी। पहले और दूसरे बोल रहे थे कि मैं सही हूं, और तीसरा वाला बोल रहा था कि मैं गलत हूं। इस बेस पे आप गेस करते आपका आंसर आ जाता। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन आपको ना बिल्कुल ऐसे आएंगे, आपको लग रहा होगा ना कि मैं कहां से ब्लाइंडली गेस कर रहा हूं। ये ब्लाइंडली नहीं है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको मुश्किल से 30, 35 और बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हो ना तो आपको 40, इसके बाद आपको हवा नहीं लगेगी, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, उसके बाद लगभग क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पकड़ना होता है। वर्ड पकड़ोगे, 1-2 में आपको हेल्प मिलेगी, तीसरा आपको नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, और करोगे ना तो आप फायदे में ही रहोगे। देखो अल्टीमेटली इसीलिए जो यूपीएससी की कट ऑफ होती है ना, मैक्स टू मैक्स 100 जाती है। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है। तो आप लोग भी प्लीज करना। और ये आप आपके अंदर से आवाज कब आएगी गेस करने की ना, जब आपके ये 35-40 क्वेश्चन बिल्कुल रखे के रखे पड़े हैं ना, कि वहां से तो मेरे 80 नंबर आ जा रहे हैं, तभी आप गेस कर पाओगे। अदरवाइज ना बहुत डर लगता है, फिर कर भी नहीं पाओगे आप लोग। सो स्टैटिक पहले कर लेना, फिर जैसे जैसे बता रहा हूं ना गेस करने का, चलाते रहना आप लोग गेस। ठीक है, बढ़िया। पहला आंसर हो गया ना, ए।
और एक और बात, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ये गेस करने का ऑप्शन है जो एलिमिनेशन वाला है ना, वो आपके टेस्ट सीरीज पे वर्क करेगा। अगर आपके टेस्ट सीरीज में सिर्फ अगर 50 नंबर 60 नंबर भी आ रहा है ना, तो भी आप लोग बहुत अच्छी कंडीशन में है, अपने पढ़ने पे भरोसा रखिएगा। इसीलिए क्या कह रहा हूं ना, हर हफ्ते के बाद ना एक यूपीएससी का पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ना किस डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, इसमें एलिमिनेशन और गेस का पैटर्न कैसा होता है, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जब बात की थी ना कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है, तो टेस्ट सीरीज बस इस हिसाब से लीजिए ना कि रिवर्स रिविजन कर रहे हो आप, ठीक है, इस पर्पज से लीजिएगा कि आप लोग रिवर्स रिविजन कर रहे हो, आपका टाइमली पूरा पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो। इन सब के लिए टेस्ट, मतलब टेस्ट जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो नंबर तो छोड़ दीजिए। मेरे जो विजन में मैंने एक अभ्यास का टेस्ट लगाया था, मेरे पहले वाले में कितने आए थे, आई थिंक 60 या 62 नंबर आए थे। मेरा जितना सर्कल था ना दोस्तों का, उसमें सबसे कम नंबर तो मेरे आए थे, 60 नंबर आई थिंक आया था मेरा। दूसरे वाले में 97 के आसपास आया था, जो अभ्यास वाला टेस्ट हुआ था। फिर मैं तीसरा देने ही नहीं गया था, मान लिया कि मेरे 97 नंबर आ रहे हैं, मतलब बहुत ठीक ठाक कंडीशन है। सो ये वाला होता है। कंटेंट आप लोग पढ़िए ना, बाकी टेस्ट सीरीज का तो मैंने बता दिया क्या होता है। दूसरा देखते हैं, जो गांधी इरविन समझौता, ठीक है, उसके संदर्भ में क्या क्या सम्मिलित थे, था जो भी है। पहला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ठीक है। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, इसमें तो यही काम हुआ था। उसके बाद जो कांग्रेस का जो दल था वो समिट में भाग लेने गया था, ठीक है, पहला। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ठीक है, बात तो हुई थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी की सुझाव की स्वीकृति, ठीक है। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यस, ये तो बात पक्का हुई थी। आई थिंक ना इसका शायद चारों का चारों हो जाएगा, बट ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है। और शायद हाँ, यूपीएससी ने ना इसको वो कर रखा था, इस क्वेश्चन को ही यहां से हटा दिया था। तो देखो यार, ऑप्शन देखा वो नहीं बोल रहा है। आई थिंक ना चारों के चारों उस अध्यादेश की बात थी, ठीक है। सो क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते थे, बाकी कुछ वहां पे नहीं था। अगर शायद मैंने वहां पे किया भी होगा ना, तो मैंने शायद 1 2 का 4 किया था। लेकिन जो तीसरा भी है ना, वो तीसरा भी सही ही होना चाहिए। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति मान ली गई थी, ठीक है, मान लिया, फिर बात हुई थी उस समझौते में। तो ये जब वैसे यूपीएससी ने ना इसको हटा दिया था अपने यहां से, ठीक है, जो भी रीजन हो, आई थिंक ये तीसरा की वजह से हटाया होगा, ठीक है। बट आगे आप लोग क्या कर लोगे कि गांधी जी का जो भी योगदान है ना, असहयोग आंदोलन से लेके पूरा 1942 वाले तक, वो आप लोग पूरा का पूरा कर लोगे। स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आप लोग, स्पेक्ट्रम तो एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, तो स्पेक्ट्रम में सारे प्रावधान जो होंगे, जो उनको आप लोग अच्छे से प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। सो इसका आंसर तो वैसे मैंने तो मारा था शायद 1 2 4 मारा होगा, बट यूपीएससी ने इसको अपने हटा दिया, इसको कंसीडर ही नहीं किया था, ये क्वेश्चन को ही हटा दिया था। यस, ये वाला देख लो, ये भी कह सकते हो ना, थोड़ा सा गेस करना था। और यूपी जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनसे आते हैं, ये एक थीम है, अभी बताता हूं कौन सी थीम है। पहला क्वेश्चन है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका जो विटाल विध्वंसक थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। इधर देखो आप लोग, विटाल विध्वंसक, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मुझे वहां पता नहीं था कि विटाल विध्वंसक के लेखक कौन है। इतना मुझे पता था ना कि हाँ, जो ये अस्पृश्य समुदाय है ना, इसको लक्षित करके कुछ जो आप स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ समाज सुधारक थे, वो काम कर रहे थे, ठीक है। उनकी बुक भी पता थी। जैसे देखो, इसमें से आप लोग 2 लोगों का तो नाम बिल्कुल पढ़ते होंगे, ज्योतिबा फूले जी और भीमराव अंबेडकर जी। इनकी बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, और साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, तो इनका नाम तो आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने इन दोनों के बुक, ये विटाल विध्वंसक थी ना, नहीं पढ़ रखी थी, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। मोहन जो गांधी जी अपने हैं, इनकी भी जो जितनी भी रचनाएं होती हैं, लिटरेचर इनका जितना भी होता है, उसको हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। मैंने कहीं नहीं सुन रखा था, कभी नहीं सुन रखा था। मतलब क्या हुआ, एक बिल्कुल यूनिक सा नाम आया है, और ये गोपाल बाबा वलंकर है ना, इनका भी वहीं जाके मैंने पहली बार नाम सुना था। तो बस अपने पढ़े पे मैंने भरोसा रखा था कि ये 3 तो पक्का नहीं हो सकते, क्योंकि अगर होते ना तो कहीं कहीं मैंने पढ़ा होगा, या तो मुझे बिल्कुल जबान पे याद होता कि इनकी ये रचनाएं हैं, या फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गया होता कहीं ना कहीं। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई थी, तो मैंने जो ये नया नया नाम है ना, नए नए नाम के साथ जोड़ दिया था। तो आप लोग ये गेस करने का तरीका ऐसे लगा लोगे, इन तीनों को कैसे मैंने एलिमिनेट किया, इसको कैसे गेस किया था, ठीक है। तो आप लोग भी करोगे। एक तो क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। दूसरा, जो हमारा ये जो सोशल रिफॉर्म वाला चैप्टर है ना, ठीक है, तो उसमें जितनी संस्थाएं बनी थी, ठीक है, जितनी संस्थाएं बनी थी, प्लस जितने
आपके लिटरेरी वर्क थे उनकी, जिन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, ठीक है, कोई संगठन अगर शुरू किया था, तो आप लोग ये वाली थीम प्रिपेयर कर लोगे। छोटा सा 10-5 पेज का तो चैप्टर है, तो इसको निपटा दोगे ना, तो आपके क्वेश्चन रखे के रखे मिल जाएंगे। 29वां, ये भी आई थिंक मेडिवल हिस्ट्री से है या फिर एंशिएंट से, मेडिवल से है। भारत के इतिहास के संदर्भ में जो कुल्यवाप तथा द्रोणवाप है, शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? नाम देखो, कुल्यवाप, कुल्यवाप और द्रोणवाप, ठीक है, गेस करोगे। मैंने वहां पे गेस किया था और मेरा गलत हो गया था, बताता हूं कैसे। 50-50 का था, थोड़ा सा गलत हो गया था, और बाद में जब आया ना तो मुझे ये टर्म शायद मेडिवल में मिल गया था। मुझे आई थिंक साउथ का कुछ वो पढ़ रहा था, वहां पे मिला था, या फिर सल्तनत पीरियड में से कुछ पढ़ रहा था, मुझे वहां से मिला था। इन्हीं दो में से कुछ पढ़ रहा था, तो बाद में मुझे मिला था एनसीईआरटीज में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप गेस कैसे कर सकते हो? इधर देखो, कुल्यवाप और द्रोणावाप। ये कुल्या जो है ना शायद एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है, लेकिन देखो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। जो सिक्के होते हैं ना, सिक्कों का नाम जो होता है ऐसे कुल्यवाप और द्रोणवाप, सिक्कों का नाम मैंने नहीं सुन रखा था, ठीक है। सिक्कों का नाम जैसे होता है ना, निस्क टाइप का होगा, फनम होगा, इस टाइप के नाम होते हैं। इनसे सोचो कुछ जो होता है ना, इससे कुछ एक्शन पता चल रहा है ना कि हाँ कोई एक्शन टाइप का है, ठीक है। तो ऐसे गेस कर सकते थे आप रिलेट करके। तो देखो पहला तो मैंने एलिमिनेट किया इस बेसिस पे, ये वाला। अगला, जो धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं ना, उनका नाम इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। दो नाम ऐसे, दो तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। ऑप्शन क्या बचा? एक भूमाप बचा, और अगला नगर की भूमि का वर्गीकरण था। 50-50 मेरे लिए मामला छूटा था, बिल्कुल मैं श्योर था कि या तो ये होगा या तो ये होगा। और मैं गया था ना इसके बेस, इस पे गया था कि ये नगर की भूमि का वर्गीकरण होता है, बट इसका आंसर जो था ये वाला था, ठीक है। तो 50-50 में इतना तो होगा, आप जितना भी गेस करोगे, 30-40 क्वेश्चन गेस करोगे ना, तो वही आपका है। मैथ रीजनिंग जाओगे तो 15-15, तो भी आपके फेवर में ही होता है, ठीक है। सो ये तो करने का तरीका और गेस करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। दूसरा बता रहा हूं, हाँ एक और गेस करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इफेक्टिव है और ये वर्क करता है। जैसे देख लो, ये 4 स्टेटमेंट है ना, 4 स्टेटमेंट हैं। आप देखो 4 में से 2 स्टेटमेंट कुछ आपको लग रहे हैं, जो 2 ऑप्शन हैं कुछ लग रहे हैं कि जो एक जैसे हैं, जिनकी थीम एक सी होती है। अगर ऐसा होता है ना, तो 4 में से जो 2 एक थीम होती है ना, चांसेस होता है कि उन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछेगा। आप PYQ उठाइएगा और देखिएगा ना कि 4 में से 2 की लैंग्वेज या फिर मैक्सिमम की लैंग्वेज जो है ना क्या है, तो जो बाकी जो बचेंगे उनमें से खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, देखो ये जो भूमाप है वो भी लैंड से संबंधित है, और ये नगर की भूमि का जो वर्गीकरण है ये भी कुछ ना कुछ लैंड से रिलेटेड है। तो इनकी थीम सेम सेम है ना। तो सोचो अगर आप एग्जामिनर होते और बच्चों को फंसाना चाहते तो क्या करते? सेटिंग ऐसे ही करते हैं ना कि 2 को ऐसे रखते, या फिर मैक्सिमम रखते तो 3 रखते ऐसे वाले कि जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो यस, ऐसा मतलब ना मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे एग्जाम में, इवन जो PCS वाले एग्जाम होते हैं 4 टाइप के, उसमें तो रखता ही रखता है। साथ UPSC में मैंने नोटिस किया था। पीछे आपको बताना चाहता था ये वाला थी, बस मैं भूल गया था खुद ही। सो इसमें बता रहा हूं, देखो तो या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। गेस करने का एक अच्छा तरीका है ये, आप लोग देख सकते हो। प्रैक्टिस करोगे ना तो मास्टर करोगे तो परफेक्शन आ जाएगा, ठीक, गुड। बाकी हाँ, ये जो ऐसे टर्म्स होते हैं ना, तो एंशिएंट मेडिवल के कितनी बार चिल्ला रहा हूं, आप लोग अच्छे से कर लोगे इसको, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? ठीक है, शासक है वो प्रजा को क्या कर रहा है? परामर्श दे रहा है, वो भी किसके माध्यम से? अभिलेख। आई थिंक ना यही 3 टर्म को सुन के आपको तो आंसर आ जाना चाहिए था। सोचो आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, चाहे एंशिएंट में चाहे मेडिवल में, किस शासक ने अपने प्रजा को निर्देश दिया है, वो भी अभिलेखों के माध्यम से। आई थिंक सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐसा ठीक है, काम किसने किया है? अपने अशोक ने किया है, सॉरी अशोक महान ने। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। जो भी सुझाव दे रहा है ये मैटर ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं हुआ कि किसने क्या बोला था। बट इसी से आप गेस कर सकते थे ना कि चारों में से जो ये अशोक का टाइम काल है ना, उसने बहुत सारे अपने क्या हुए हैं, जो उसके रॉक एडिक्ट्स है ना, जो अभिलेख हैं, जो बृहद अभिलेख हैं और वो लघु वाले जो अभिलेख उसके हैं ना, तो वो जगह जगह अपने साम्राज्य में लिखवा रखे थे, ठीक है। तो एक UPSC की ये थीम भी है, पीछे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। आगे के लिए आप यही करोगे ना कि अशोक के जो अभिलेख जितने भी हैं, चाहे लघु हैं चाहे शिलालेख हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। एक तो
ये वाली निपटा लोगे। दूसरा, उनकी थीम क्या है ना, वो किस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। जैसे कुछ पूछा जाता है ना कि किस बारे में वो साउथ के लोगों का वर्णन है, किस में बोला गया है कि हिंसा प्रतिबंधित होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब पूरा आप अशोक है, क्वेश्चन इसी थीम से आता है मेनली, तो आप लोग निपटा दोगे इसको। ठीक है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, ये सब कुछ पूछता है। तो तीसरा भी इजी था, ये तो फ्री के नंबर थे, जो गेस करोगे ना उसको कंपनसेट करने के लिए। अगला, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो पारमिताएं शब्द होती हैं, जो पारमिता होती है, उस शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। पारमिता पढ़ा होता तो आ जाता, जो बोला था ना कि जो बुद्ध वाला है, बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म आपका जो है, और जैन वाला। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को अच्छे से किया होता ना, तो आपको पता होता कि जो पारमिताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, 10 होती पारमिताएं होती हैं, और ये क्या होती हैं, ऐसी परिपूर्णताएं होती हैं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। ठीक है, देखो प्योर गेस तो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, आपको उसके पहले थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए थे ना, आपको थोड़ी सी विषय की समझ होनी ही चाहिए। ठीक है, और वैसे भी देखो, ये जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना कि आप लोग फुल्ली पढ़ चुके होंगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद फिर कैसे करते हैं ना वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना तो पढ़ के आप लोग गए होते तो आपको पता होता कि हाँ जो ये पारमिताएं होती हैं क्या क्या होती हैं। ठीक है, और कुछ एलिमिनेट करने में बता सकता हूं क्या। देखो धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं ना, ऐसे कुछ तो नहीं होते हैं, नाम नेम से भी गेस कर सकते हो आप लोग। जब इतिहास गेस करो ना, तो देखो अगर वो एक्शन होता है, कोई क्रिया होती है ना, सो उसका नाम कुछ अलग होता है, और कुछ नाउन्स होता है ना, अगर संज्ञा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम कुछ अलग होता है, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो जैसे पारमिता मतलब क्या होता है, पारमिता मतलब कि कुछ होगा एक्शन टाइप का, तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है। देखो इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे कि जो श्रेणियां का नाम होता है ना, श्रेणियों का नाम ऐसे थोड़ी है कि पारमिता श्रेणी थी, कहीं पढ़ा भी नहीं था मैंने भी। ठीक है, क्वेश्चन देखो टफ था, लिटरली टफ था। अब ऐसे ब्लाइंडली गेस करने का कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, यही कर सकते थे आप। मैंने पहले से भी बता रहा हूं आपको ना कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला चैप्टर है ना, उनमें आप जितना डीप जा सकते हो, जहां से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो उतना कर लेना। थोड़ा सा इस पे PYQ का पूरा देख लो कि हाँ किस किस क्वेश्चन पे पूछा हुआ है, उनको तो करो, प्लस और आगे मटेरियल मिलता है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है और कुछ अगर नहीं हिंट मिल पा रहा होगा तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या था, टफ था। ठीक, सो एक क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन या फिर मान लो 5-10 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं, जो आपके रेंज में होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, बाकी तो चल जाता है इनसे। ठीक है, ये भी टफ क्वेश्चन था। उस साल जो मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ टफ पड़ रहा है क्या, आई थिंक मॉडर्न से 1-2 क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े टफ पड़े थे। जैसे मान लो वो देवस्कर वाला जो नाम था ना, अगर नहीं सुना होगा, फर्स्ट टाइम अगर आ जाएगा ना तो वो बाउंस टाइप का लगेगा। ऐसे ही क्या है, ये जो वाला क्वेश्चन था ना, रखमाबाई वाद, ये भी उस टाइम टफ पड़ा था, और मुझे भी टफ पड़ा था, मैं एक्सेप्ट करता हूं मुझे टफ पड़ा था, और आई थिंक ना ये मेरा गलत भी था। ठीक है, लेकिन देखो अब बताऊं, करना हो या फिर आगे अब करना हो ना, तो उसके लिए कैसे हिंट ले सकते थे, यूपीएससी ने कुछ काम इसमें तो किया था। जैसे देखो वही वाला 3 ऑप्शन में से, और मैं बता दूं मैंने जहां मारा था ना, आई थिंक मैंने तीनों का तीनों मार दिया होगा। ठीक है, मैंने तीनों का तीनों साथ मारा था, मेरा गलत था। लेकिन अब देखो यूपीएससी कैसे हेल्प कर रही है आपकी। 3 ऑप्शन है, इन 3 में से ना आप देखो 3 में से ऐसे 2 कौन से हैं जिनका जो थीम है ना वो सेम है, जिनकी थीम जो है मैच कर रही है। 3 में से 2, या तो तीनों होगा या तो 3 में से 2 होगा, ऐसा होगा ना। सोचो, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, एक ये बन रहा है कि एजुकेशन फील्ड वाला काम है। दूसरा, सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट, शादी विवाह से मामला लग रहा है। और दूसरा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो ये दोनों वाले जो है, ये 2 वाले और एक ये सेपरेशन कुछ आपको दिख रहा है ना, कि 2 वाले को जो थीम है ना, इनकी जो थीम है मुझे लग रहा है ना कुछ मिल रही है। क्या बोल रहे हैं, सहमति की आयु होगी, शादी की क्या आयु होगी, और उसके बाद शादी के बाद जो दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रत्यास्थापन होगा, जो भी है, हिंदी पता नहीं क्या है इसकी मतलब, लेकिन थीम आपको मैच कर रही होगी ना, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा ना। सो आप कर सकते थे फिर 2 और 3 था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताओ ना, इतना मैं यहां आके बोल रहा हूं, देख के बोल रहा हूं कि इसका आंसर क्या है, बट उस टाइम जब आता है ना तो वो बाउंसर ही लगता है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो ना, आप दिमाग में रख सकते हो ना, अब अगर मुझे गेस करना हो ना तो मैं कर सकता हूं। मुझे लग रहा है ना आगे मेरे मार्क्स जो होंगे, मैंने पढ़ रखा, अगर थोड़ा सा करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लिया और स्टैटिक में अच्छे से अगर रिवीजन कर जाऊं ना, तो मेरे मार्क्स, मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे मार्क्स 110-20 पहुंच जाएंगे। ऑल्दो मतलब ये दावा करना थोड़ी सी मूर्खता होती है, यूपीएससी जो होती है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इतना करने के बाद ना आप सेफ हो सकते हो, आप मतलब दावा कर सकते हो, आप भी कर सकते हो कि आपके जो मार्क्स होंगे ना एटलीस्ट कट ऑफ से तो ऊपर जाएंगे।
ठीक है। आपके मार्क्स कैसे आते हैं ये तो रेस्पेक्टिव मामला है ना, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है कैसा नहीं है, बट इतना काम कर लोगे अगर आप ना पूरा पढ़ लेते हो, करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हो, यूपीएससी की पूरी थीम रिपीट कर लेते हो, प्लस इनके देखो सेटिंग देख सकते हो यूपीएससी कैसे सेट कर रही है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद तो दावा कर सकते हो ना कि आपके जो मार्क्स होंगे 100+ होंगे। 100+ नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, जो आम जो एवरेज कट ऑफ होगी ना उससे तो आप ऊपर रहोगे, पक्का रहोगे, इसका दावा कर सकते हो आप, ठीक है ना। सो आई थिंक इतना तो आप लोगों को भी अंदर से आवाज आ ही रही होगी। सो ये मामला था, बाकी अब जितना भी है रिलेट कर लोगे। और हाँ, ये इसके बाद फिर क्या हुआ था, वो जो 1819 का 1891 वाला जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था ना, एज ऑफ कंसेंट बिल जो था, जिसमें शायद जो शादी की उम्र जो थी ना महिलाओं के लिए 14+ एज की 14+ की गई थी, उसके बाद ये आया था। तो वो तो मैंने बाद में पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ आने के बाद बता रहा हूँ, देखने के बाद, ठीक है। मैंने वहां 1 2 3 मारा था, गलत किया था, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना चाहिए था। अब आगे लेकिन आएगा ना तो इस टाइप में मैं लगाऊंगा, तो आप लोग गेस करने के लिए मैं बता रहा हूं क्या करोगे फिर, 3 में से देखो ना कि 2 की जो थीम जो है वो क्या मैच कर रही है। तो देखो 2 वाली तो बिल्कुल बोल रहा था ना कि शादी विवाह से ये 2 वाले हैं, और एक बिल्कुल अलग है, तो चांसेस होते हैं जो मेजॉरिटी वाला होता है वो आपका सही होगा, ठीक है। गेस करने का तरीका है, बिल्कुल मतलब सेफ तो नहीं है, लेकिन चांसेस होंगे कि मैं 90% चांसेस होंगे कि वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो आगे करिएगा, वरना फिर छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी सारा का सारा करना है। 33 वाला है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। देखो टफ क्वेश्चन पढ़ा था, अभी हिस्ट्री का टफ पढ़ रहा था ना, अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिल गया है। नील की खेती बिल्कुल पढ़ते हैं हम लोग 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है। नील की खेती का ह्रास हुआ था, आप बताओ नील की खेती का ह्रास चारों में से किस में लग रहा है। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध एक रीजन है, अपोज करते थे, ठीक है, कम हुआ होगा, लेकिन क्या यही कारण था क्या। अगला देखते हैं, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। चारों ऑप्शन में से ना यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या हुआ था फिर उसमें, उसके बाद आर्टिफिशियल डाई की खोज हो गई थी। क्या हो गया था, आर्टिफिशियल जो डाई है ना वो मार्केट में आ गई थी, तो फिर इसके लिए फिर क्यों परेशान करना किसानों को, तो यही काम हुआ था उस टाइम, ठीक है। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, ठीक है, वो चंपारण वाला हम लोगों को याद भी होगा। अगला, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, जो भी है ना सबसे बेस्ट, सबसे जो देखो चारों लगभग सही है, अंशतः चारों सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा वाला रीजन क्या है, सबसे मतलब बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। विरोध तो इसके पहले भी होता था, काश्तकार भी विरोध करते थे, जो आपके कौन है राष्ट्रीय नेता थे वो भी विरोध करते थे। नील आंदोलन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1859 समथिंग के आसपास, ठीक है। लेकिन अब बताओ जो अंग्रेजों ने क्या हुआ, बंद कब कर दिया या फिर कम कर दिया, यही किया था कि जब उनको विकल्प उसका मिल गया था तो क्यों फोर्सफुली अपना उत्पादन उसका करवाएं। तो इसका आंसर क्या था, बी था। उतना टफ तो नहीं लगा होगा ना। ये वाला भी आप लोग पढ़ लीजिए कि सारे के सारे अगर सही होते हैं ना तो फिर देखते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आई थिंक बी होगा, आई थिंक नहीं वही होगा। अगला, जो वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, ठीक है, सब पढ़ते हैं ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली, आई थिंक कितना है 1898 और 99, टाइम यही है, उसी टाइम की थी। तो किस लिए की थी, देखो ये हम लोग गैस इतना नहीं करेंगे, बिल्कुल आप मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, थोड़े से सीरियस स्टूडेंट हो ना, जो आप लोग एक घंटा का वीडियो जो लोग देख रहे होगे ना, मैं मानता हूं आप लोग बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हो, और सीरियस हो तो 1-2 बार तो पढ़ा होगा ना, और जहां 1-2 बार पढ़ा होगा तो ये तो पक्का पढ़ा होगा, ठीक है। वेलेस्ली के शासनकाल को पढ़ते हो तो भी पढ़ोगे आप लोग, और जो प्रशासनिक विकास है ना, जब प्रशासनिक विकास पढ़ते हो तो उस टाइम भी ये पढ़ते ही पढ़ते हो, तो बिल्कुल सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, बिल्कुल यही रीजन था। हर क्वेश्चन में क्यों गेस लगाना, पढ़ के जाओगे ना, बिल्कुल। सो इसका आंसर क्या था, डी था, ठीक है। जो अंग्रेज आते थे वो तो वहां पे थे, तो भारत की संस्कृति भारत की भाषा से वो परिचित नहीं थे ना, तो वही था, उनको ट्रेन करने के लिए क्या था, यही किया गया था, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। बाद में आई थिंक 1901 के आसपास ना इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था, फिर वो उधर यूरोप में ही उसकी वो होती थी, इंग्लैंड में, ठीक है। सो आंसर ये था, इजी क्वेश्चन था। 35 का है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस परिघटना का विवरण है, इजी, उलगुलान, ठीक है, सीधा सीधा बिरसा मुंडा।
सोचना भी नहीं था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा होगा, लगभग चारों के बारे में पढ़ा होगा ना। 1857 विद्रोह सब पढ़ते हैं, 1921 का जो मोपला वाला विद्रोह है बिल्कुल पढ़ते हैं, 1859 टू 60 का जो नील विद्रोह है बिल्कुल पढ़ते हैं, संथाल वाला रिविलियन वो भी पढ़ते हो। तो सबसे पहले ये जो बिरसा मुंडा जी है ना, यही वाला, इसी को बोला गया उलगुलान अथवा महान उपद्रव। बिल्कुल सोचना नहीं था आपको, फ्री के नंबर ये वाले होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी था। आगे के लिए अब थीम देख लो आप लोग कि ये जो आपके कौन सा है, जनजाति विद्रोह जितने हैं ना, एक थीम है हमारे पास। जब विद्रोह पढ़ते हैं ना तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, प्लस जो किसान विद्रोह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो मैचिंग के लिए आता है कि जो ये विद्रोह है, जैसे मान लो मोपला विद्रोह है, इसका तो टाइम से मैच करने के लिए दे देगा कि इसका टाइम कब हुआ था। दूसरा क्या बनता है कि इसके जो लीडर थे, इसके जो नेता थे वो कौन थे, तो नेता पे दूसरा बन सकता है। तीसरा क्या था, किस मांग को लेके हुआ था, ये हो सकता है। अगला किस रीजन में हुआ था, ये बन सकता है। और कुछ है क्या, हाँ, और एक थीम और बन सकती है, आप और प्रिपेयर कर लोगे क्या, कि इस विद्रोह के बाद जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में क्या कुछ काम किए थे, सुधार कार्य किए थे क्या। कुछ यही था कि अगर कुछ विद्रोह होता है ना तो फिर उनको अपीज करने के लिए, शांत करने के लिए बल प्रयोग भी होता है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ काम किए गए थे, कुछ एक्ट वगैरह पारित किए गए थे। तो ये यूपीएससी की थीम है, आप लोग प्लीज पढ़ लेना। 2, 3, 10 पेज का जो भी होता, 10 पेज का मटेरियल होता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री के नंबर कह सकते हो फ्री है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकारों के संदर्भ में बात करनी थी। कौन सा सही है। पहला, पाणिनि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, ठीक है। और ये ना ये भी यूपीएससी की थीम है, ये देख लो। अगर जब जहां बोलता है ना कि ये जो है इससे संबंधित थे, चांसेस होता है कि गलत होता है, लेकिन देखो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं ना आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था, क्योंकि देखो दोनों के दोनों बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पाणिनि के बारे में भी पढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी पढ़ते हैं। सो जो पाणिनि जो थे ना वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जब उसका पढ़ते हैं ना कि जब वो मौर्यन एम्पायर था उसका डिक्लाइन के बाद जो था ना, ये पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग डायनेस्टी थी वो शुरू हुई थी, ठीक है। ये क्या थे, हिंदू धर्म उद्धारक थे, ठीक है। सो ये वाला थीम था। उसमें जो पाणिनि जी थे ना, पाणिनि नहीं थे, आई थिंक ये ना पतंजलि थे इसके, ठीक है। पतंजलि थे वो उसके मंत्री थे, ठीक है। और पाणिनि का जो समय काल है ना, ये काफी इधर ईसा के 1st सदी के आसपास है, और ये ना ईसा पूर्व 4वीं 5वीं सदी में पाणिनि जी का वो था। तो पाणिनि काफी पीछे थे, ठीक है ना। तो इतना रिलेट कर सकते थे आप लोग। दोनों को टाइम तो जानना ही पड़ेगा ना कुछ कुछ, ठीक है। तो पहला तो पक्का नहीं होगा, दूसरा तीसरा देखते हैं। जो अमर सिंह थे ना अच्छा ठीक है, मान लो अगर पहला आपको नहीं हेल्प कर रहा था ना तो दूसरा वाले से हेल्प मिल सकती थी। कैसे, देखो अमर सिंह जो थे क्या वो हर्षवर्धन से संबंधित थे। एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि जो ये अमर सिंह थे हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे। अब बताओ कि क्यों आपको पता होना चाहिए था। अगर ये नहीं कर रहे हो ना तो फिर गलत काम कर रहे हो आप लोग। जैसे देखो अमर सिंह जो थे ना वो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। विक्रमादित्य जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसमें क्या थे, उसका हम लोग पढ़ते हैं कि उसका ये था 9 लोग रहते थे, नवरत्न रहते थे उसके दरबार में, ठीक है। और उसमें जो अमर सिंह थे ना उन नवरत्नों में से एक थे। इतना तो पढ़ते होंगे आप लोग ना, जब भी गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते होगे तो ये तो पढ़ते होगे। तो दूसरा तो आपको नहीं मतलब दूसरा पता होना चाहिए था। तो लो दूसरा जहां जहां है वो एलिमिनेट करते आपका सीधा आपका आंसर आ जाता, ठीक है। सो आपको पहला नहीं आ रहा है तो दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, कहीं कहीं कुछ ने हेल्प मिल जाती है। तो इस लॉजिक से क्या था, केवल तीसरा सही है कि हाँ जो कालिदास जी थे वो चंद्रगुप्त से संबंधित थे। वही आपको नवरत्नों के बारे में पता होना चाहिए था। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है ना कि आप लोग जब ये पढ़ते होगे गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता बहुत वो उसका प्रतापी शासक रहा है। फिर मैंने बोला था ना कि उसके जो उसने कुछ अच्छे काम वाम कर रखे होंगे, या फिर वो उसका जो साम्राज्य था जिसके लिए फेमस था वो तो पढ़ते होगे। तो फिर नवरत्नों के बारे में आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। 2 आ गए हैं ना, तो बाकी जो 7 बचे हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक। फिर ऐसे ही अब और कोई शासक हुए हैं जिसके दरबार में कुछ लोग रहते थे, तो अकबर के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ है क्या, अपने वो उधर विजयनगर एम्पायर में भी कुछ लोग थे, ठीक है। सिर्फ ऐसे नवरत्नों के बारे में ही नहीं, जो प्रमुख शासक हुए हैं ना उनके दरबार में जो प्रमुख लोग रहते थे, कुछ रचनाकार वगैरह हैं, कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो उनके बारे में आप लोग देख लोगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था, 36 का केवल सी। इजी क्वेश्चन ना, बिल्कुल इतना तो पता होना चाहिए था आप लोगों को। यप
साइंस का है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में जो प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर सीधा सीधा संतान में सूत्रकारिता वाले रोगों का निरोध, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है ना, उसके लिए। अब लेकिन देखो इसकी एक्सपेक्टेशन यही है ना कि आपको पता होना चाहिए था। साइंस अगर आपने पढ़ा होता, उसके डिजीज के बारे में पढ़ा होता, तो हम लोग ना वो पढ़ते हैं ना 3 पेरेंट बेबी, तो इसलिए पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा देखो, हम लोगों ने जब 2022 में बात की थी या फिर 2023 वाला पेपर कर रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि ये जो 3 पेरेंट बेबी है, 3 पेरेंट बेबी हो गया, ठीक है, उसी में तो आया था सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कुछ करके, ठीक है, ये वाला हो गया, या इसी का नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। 2023 में आई थिंक क्वेश्चन ही था क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इसका नाम है, ठीक है। तो जब ये आप लोग पढ़ोगे ना तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन मान लो ये तो 2022 का पेपर है, यानी कि देखो जो R&D होता है ना उसका हेल्प कितना होता है। अगर आपने 2020 वाला क्वेश्चन किया होता और आपको देखते कि हाँ इसका जो है ये कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में बात कर रहा था, तो आप लोग फिर गूगल करते तो आपको ये 3 पेरेंट बेबी का पता चल जाता, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब पता चल जाता, ठीक है। तो ये वाला होता है। अगर नहीं पढ़ रखा था तो आप लोगों के लिए टफ था, बहुत ज्यादा हेल्प तो मिल नहीं रही थी मुझे लगता है। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ये था। आगे के लिए आप लोग यही कर लोगे, थोड़ी सी ये डिजीज देख लो आप लोग कि ये अभी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। उसके बाद थोड़ा सा स्टेम सेल के बारे में देख लोगे, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में देख लोगे, जो भी है। और कुछ है क्या इसमें देख लोगे? विट्रो नहीं, ये तो कुछ टर्म नहीं बन रहा है। आप लोग ये चीज देख लोगे, ठीक है। नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए टफ क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन टफ हो जाए ना तो परेशान नहीं होना। अमूमन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, या तो आपको आते रहे होंगे, मोर देन 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, या तो आपको आते रहे होंगे या यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में ही कुछ हेल्प कर देती है कि आपको पता चल जाएगा। 38 का, विकास की जो वर्तमान स्थिति में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी एक नई थीम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। देखो उस समय क्या बोल रहा है, विकास की वर्तमान स्थिति, ठीक है। देखो ये मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया था, आई थिंक मैंने सारा का सारा मार दिया था, क्योंकि देखो मैं इस लॉजिक पे चलता हूं ना कि जो अनुप्रयोग होता है, कोई भी जो नई तकनीकी होती है उसका जो एप्लीकेशन होता है ना, उसकी जो संभावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपार होती हैं, असीम होती है, अनंत होती हैं, ठीक है। मैं इस बेस पे गया था तो मुझे तो लगा था कि हाँ सारा का सारा सही होना चाहिए, बट बाद में जब यूपीएससी ने आंसर की रिलीज किया था ये क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ा लॉजिक लगाया होता ना तो क्या पता मुझे हेल्प कर सकता था, क्योंकि देखो ये बोल रहा है ना, सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है, बोल रहा है साथ में एक टर्म लगा दिया है ना, एक कंडीशन लगा दी है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम कर सकता है, ठीक है, ये तो कर सकता है, एक ऑप्शन गया। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना उस टाइम तक 2020 वाले में ना ये शायद नहीं हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में अब करोगे ना तो जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि जो चैट जीपीटी होता है वो अपने मौलिक रूप से भी कुछ गीत वीत लिख सकता है, कुछ पोएट्री कर सकता है, बट उस टाइम तक नहीं था, ठीक है। यही 2 वाला जो था ना वो 2 वाला गलत करके इसका आंसर बना था 1, 3 and 4, 1, 3, 4, ठीक है। ये वाला भी उस टाइम तक नहीं था, ठीक है। लेकिन गेस करने के लिए आप लोग क्या करोगे ना, अभी कोई भी अनुप्रयोग बोलेगा तो आप लोग चारों पे चारों जाओगे कि हाँ चारों सही है, और उसके बाद फिर देखोगे ना कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे वाले में क्वेश्चन में आप लोग ढूंढो ना कि क्या नहीं हो सकता है, मान के चलो पहले से कि सारा सही है, फिर ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओ कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जहां से अंदर बहुत ज्यादा आवाज आएगी नहीं हो सकता है, फिर उसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने तो ये किया था, बट करने का तरीका एक्चुअल वाला ऐसे था, थोड़ी हेल्प तो मिल रही थी अगर उस पर ज्यादा फोकस करता तो, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे ही गेस करते हैं, सारा तो थोड़ी सही होगा। अगला ठीक था, अच्छा था। जो दृश्य प्रकाश संचार होता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन होता है, उस तकनीकी के संदर्भ में विचार करना था। पहले अगर आप लोग इसका समझ पाते ना विजिबल लाइट कम्युनिकेशन क्या होता है तो था, आई थिंक ना इसी को लाइफाई बोलते हैं, जो लाइट फिडेलिटी है ना यही वाला है, विजिबल लाइट
विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। और ये जो लाइफ फाइव है ना, बहुत 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या 19 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी देखना आप लोग। तो अगर क्या पता, अगर आप लोगों ने फिर लाइफ आई सर्च किया होता है ना, तो आपको पता होता है कि लाइफ आई में जो होता है लाइट का यूज होता है, मतलब जो अपनी विजिबल लाइट होती है ना उसका यूज होता है। सो मैंने तो यही विजिबल से पकड़ा था, फिर देखो कैसे हेल्प हुआ था। पहला बोल रहा था कि जो VLC होता है वो 375 से लेकर 700 जो 80 नैनोमीटर होता है वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है, एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना, जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है इतनी होती है, ये मुझे बिल्कुल पता था। क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम होता है ना, कि इधर यूवी होता है, फिर यूवी के बाद आपकी जो लाइट होती है विजिबल लाइट होती है, फिर IR होता है, जो हम लोगों ने 2023 में किया था, इससे क्वेश्चन आया था, ये स्पेक्ट्रम देख लेना आप लोग। सो उसमें तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो बिल्कुल पक्का पहला तो सही था, एक ऑप्शन बस एलिमिनेट हुआ था। दूसरा देखो, VLC को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। बताओ ये लॉन्ग रेंज होता है या फिर शॉर्ट रेंज होता है? मैंने लाइफ फाइव पकड़ के गेस किया था, और लाइफ आई जो होता है ना वो दीर्घ परासी तो नहीं होता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। तो दूसरा पक्का गलत था, मुझे इतना उस समय अंदर से मेरी अंतरात्मा ने बोला था। सो दूसरा मैंने काटा था, आपका आंसर भी आ गया था 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। तीसरा क्या है? VLC जो है ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता था। जैसे देखो दूसरा में जैसे मैंने गलत किया ना, जैसे दूसरा गलत किया तो तीसरा वाला जो है ना वो सही होने का बोल रहा है कि हाँ तीसरा सही है। कैसे? देखो क्या बोल रहा है कि VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की जो विशाल मात्रा है उसको अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। यस, टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने बात की थी ना, कि जो कोई भी नवीन टेक्नोलॉजी होती है तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि जो नई तकनीकी है VLC, ये ब्लूटूथ से आगे की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आगे है तो जो नई तकनीकी होती है ना वो क्या होती है? अधिक दक्ष होती है, अधिक फास्ट होती है, अधिक उपयोगी होती है, तो अधिक तीव्र होगी ना। तो तीसरा तो बिल्कुल जनरल था, तीसरा होना चाहिए था। अगर उससे भी एलिमिनेट करते तो पहले वाले से ये एलिमिनेट हुआ था, फिर तीसरे वाले से ये एलिमिनेट हुआ। 50-50 का मामला था, करना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, सो इस हिसाब से आंसर आ गया था। अगर दिमाग काम करता तो इजी था, अदरवाइज मे बी टफ पड़ता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, 4 में से हो सकता है 2 को आपको हेल्प मिल रही होगी, 2 नहीं मिल रही होती है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, सो करना तो होता है। जैसे ये वाला जो ब्लॉकचेन तकनीकी है, तो हाँ जो वो आपका लाइफाई हो गया ना, फिर उसको देख लोगे आप लोग, फिर लाइफाई देखोगे तो वाईफाई भी देख लोगे आप लोग। जो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप इग्नोर नहीं करोगे, एक बार पढ़ लेना अपना जो नोट्स होगा। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में ये नवीन विकास है, वह बात करनी थी। पहला, यह एक सार्वजनिक खाता होता है, बिल्कुल एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, पढ़ते हैं हम लोग, जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है। बिल्कुल निरीक्षण तो सब लोग कर सकते हैं, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता है। बिल्कुल अच्छी बात बोल रहा है ना, निरीक्षण सब लोग कर सकते हैं, बट किसी एक के पास में जो होता है वो नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए जो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज लेजर होता है ना, डिसेंट्रलाइज लेजर होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज बही खाता होता है, पक्का बिल्कुल पहले सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा जो होता है केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ऑप्शन पढ़िए तो, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका टोटल डेटा है, इसका जो पूरा का पूरा डेटा है वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। इंग्लिश, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only। दो आपके एक्सट्रीम वर्ड मिले ना, दो एक्सट्रीम वर्ड मिले तो काट सकते थे आप लोग दूसरा वाला। ठीक है, अब या तो पहला सही होगा या फिर केवल 1 और 3 सही होगा। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जाता है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। बिना किसी के परमिशन के डेवलप किया जा सकता है। क्या लग रहा है? 50-50 मामला है, या तो आप 1 कर सकते थे या 1 और 3 कर सकते थे। आई थिंक मुझे अगर जाना होगा तो मैं 1 और 3 पे जाऊंगा। आंसर क्या है? 40। अच्छा 40 है ना, 40 का डी, हाँ सही है, 1 और 3 है। अब कैसे मुझे अंदर से आवाज आई मुझे नहीं पता। ठीक है, बट या तो आप 50-50 पे पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है। एक बार देख लेना, ये नवीन तकनीकी है, तो जो भी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटिंग हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, जो नई नवीन तकनीकी आप लोग नाम सुनते हो सब कुछ कर लोगे आप लोग। ठीक है,
वेब 3.0 है, वो सब कुछ देख लोगे। जो जो क्वेश्चन में पीछे नई नई थीम जितनी मिलती जा रही है ना, एक बार प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। यूपीएससी बहुत ज्यादा जो है ना क्वांट वो जंप नहीं करती है, वो बिल्कुल ऐसे 1 by 1 चलती है। 41 कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब्स, आई थिंक इसका जो ऑप्शन अभी 2023 में भी हम लोगों ने देखा था नैनो ट्यूब्स के बारे में, ठीक है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए था। पहला, इसको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स, ठीक है, कैरियर के रूप में तो हो सकता है, छोटे छोटे बना के पैकेट्स। पहला तो सही था, एक ऑप्शन। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। देखो मैं बता रहा हूं, इसका जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, बायोसेंसर के रूप में इस्तेमाल तो किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यस आई थिंक होते हैं। देखो मैंने ना सारा का सारा मार दिया था, एप्लीकेशन बेस है, और लगभग मुझे ना एप्लीकेशन वाले में ना मैं ट्राई करता हूं कि अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हिंट नहीं मिल रहा होता है तो मैं सारे पे सारे करता हूं, तो मैंने तो वहां पे सारा कर दिया था। बट यूपीएससी ने इसको आई थिंक वो जो दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला जो है इसको नहीं माना है कि जो अभी वर्तमान विकास हुआ होगा कार्बन नैनोट्यूब का, उसके अकॉर्डिंग ये अभी नहीं पॉसिबल है। जो कैपिलरीज होती है ना उनको आप नहीं बना सकते हो, तो दूसरा एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। मेरा आंसर वहां शायद गलत था, ठीक है, करने का मेरा लॉजिक यही था, एप्लीकेशन बेस्ड है। दूसरा बहुत कुछ अजीब नहीं बोल रहा था कि नहीं हो सकता है, सो मैंने तो मतलब डी मारा था, आई थिंक मेरा गलत था उस टाइम, ठीक है। करने का तरीका बता दिया, आगे आप लोग ये प्रिपेयर कर लोगे कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कार्बन फाइबर पे इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था, तो एप्लीकेशन देखना चाहिए था। 42 क्या है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, क्या है ये? तकनीकी के वर्तमान स्तर पर ये जो टर्म लगा रहे हैं ना, देख लेना, क्योंकि अगर ये टर्म लगाएगा ना तो जो एप्लीकेशन होगा ना वो पूरा का पूरा सही नहीं होगा, फिर हो सकता है कि कुछ दाएं बाएं होगा। तो देख सकते हैं जो अभी वर्तमान विकास हुआ है, ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है ड्रोन के यूज से? ये भी नई तकनीकी थी, जनरल क्वेश्चन था ये तो। पहला, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़क, ये तो पक्का था, ये तो करते ही करते हैं। अभी वो ड्रोन दीदी कुछ हुआ है ना अपनी योजना, ड्रोन दीदी वाला, सो ये तो जानते ही होगा ना। अब वैसे भी पता है कि जो पीड़कनाशी हैं छिड़क सकते हैं, बिल्कुल छिड़क सकते हैं। दूसरा, जो एक्टिव वोल्केनोस होते हैं उनके मुखों का निरीक्षण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कोई लॉजिक लग रहा है ना? बिल्कुल है, किया जा सकता है। मान लो ये वोल्केनो हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ड्रोन उड़ाओ, देख लो भाई कि हाँ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो वेल्स होती है ना, पता होगा क्या होती हैं? मैमल्स होती हैं, हाँ, समुद्री जीव होती हैं, मैमल्स होती हैं। और ये तो फिर इनके लंग्स भी होते हैं, ठीक है। जब मैमल्स होंगे तो फेफड़े होंगे ना, तो टाइम टाइम से इनको बाहर आना होता है, ठीक है। तो जब बाहर आएंगी ना तो वो एक जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर उसको दूर तक निकालते तो ऐसे फवारा टाइप का निकलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब उत्क्षेपण करती हैं तो फिर क्या कर सकते हो, वहां का जो सैंपल होगा तो सिर्फ वो पानी तो नहीं निकलेगा ना, उनके साथ जो भी उनका सैंपल निकलेगा तो उसको कलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? पॉसिबल है यार, बहुत किया जा सकता है। इतना दिमाग मत लगाना कि किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन है बहुत, वो ऐसे यूनिक सा बोल भी नहीं रहा है। तो मैंने तो पूरा मारा था, बिल्कुल सही था, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं किया जा सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ठीक है, इजी क्वेश्चन। 43, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। यह जो कथित प्रयोग जो है किसे संदर्भित करता है? क्वेश्चन मेरा गलत था। देखो इसमें ना हम लोग 2 वाले के पढ़ते हैं कि जो एक वायेजर का नाम हम लोगों ने सुन रखा होता है, जो कि हम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर गया हुआ है, ठीक है। ये शायद वायेजर 2 और वायेजर 1 ऐसे यान थे ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि ये क्या थे, हमारे सोलर सिस्टम को पार करके जो इंटर स्टेलर स्पेस है ना, इंटर स्टेलर स्पेस है, वो लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, तो उसका नाम सुनते हैं। जो न्यू होराइजन्स था ना, आई थिंक ये जुपिटर को करने के लिए भेजा गया था, उसकी स्टडी करने के लिए। 2 नाम मैंने सुन रखा था, तो यानी कि 2 तो पक्का नहीं होंगे, क्योंकि सुन रखा होता तो ये तो सुन नहीं रखा होगा। बच्चे आपके 2, या तो लीजा पाथफाइंडर था या तो इवॉल्व्ड लीजा था। और जो हम लोगों ने बात करी थी ना गेस वाला, कि अगर जहां 2 थीम सेम से मिले, जो थीम अगर सेम से मिलता है तो चांसेस होगा उन्हीं में से क्वेश्चन होगा। 50-50 पे तो जा सकते हो गेस वाला, अगर नहीं आ रहा है आपको तो यस, इसका आंसर या तो सी रहा होगा या तो डी रहा होगा। 43 का आंसर
डी था इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या था? इवॉल्व्ड लीजा था। करने का तरीका बता दिया, गैस कैसे कर सकते थे। ये वाला तो मुझे बहुत वो लग रहा है यार, प्रूफ मतलब ठीक ठाक लग रहा है, कर सकते हो आप इसको। ये मुझे पहली बार दिखा है, जब ऐसे भी देख रहा हूँ क्वेश्चन ना, तो मुझे दिख रहा है कि 4 ऑप्शन में से 2 की जो थीम मैच कर रही है ना, चांसेस होगा उसी में से होगा। तो मेरे लिए भी ये नई चीज है, आप लोग भी आजमाना, हेल्प करेगा। ठीक है, आगे के लिए आप लोग क्या करोगे कि जो नासा है ना, नासा के जो जितने भी नए नए प्रयोग होते हैं, एक बार प्लीज गूगल कर लेना ना कि नासा ने पास्ट में कुछ कौन कौन से मिशन चला रखे हैं, सैटर्न के लिए, मून के लिए, जुपिटर के लिए, या फिर बाहर के लिए, वो वाला हो जाएगा। प्लस आप इसरो का तो देखोगे, ये वाला हो गया। फिर अभी हमारा जो जितने भी देख लोगे, जो जो मेजर कंट्रीज है ना, चाइना का देख लोगे, जापान का देख लोगे, रसिया का देख लोगे, और किसा हो गया, यूरोपियन यूनियन का होगा, ये देख लोगे। ठीक है, इन सबको देख लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आई थिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इजी, ये ठीक था, 50-50 का मामला था। अगला 44 का क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जो हम लोगों ने गेस करने की बात की थी ना कि कैन बी बोली ने, तो मानना कि हाँ किए जा सकते हैं, उसके सही होने के चांसेस होते हैं। तो यस, जो भावी माता पिता के जो अंड या शुक्राणु है ना, उनमें उनकी सेल्स में क्या हो सकता है? जेनेटिक चेंज लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। तो पहला आपका 2 ऑप्शन तो गायब हो गया, बस या तो 1 होगा या तो 1 2 3 होगा। ठीक है, और आप लोगों ने नाम सुना है ना, क्या सुना है? डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी तो ऐसा ही बनता है ना कि उसमें चेंजिंग की जा सकती है, और ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, इसीलिए तो इस पे क्या किया गया है? बैन लगाया गया है। साथ ही आप लोगों ने ये भी नाम सुना होगा, जीन थेरेपी। तो यही तो काम करता है सब। ठीक है, या तो अच्छे बदलाव करेगा या फिर कुछ बंदे करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो सही है। अब 50-50 मामला आ गया। दूसरा देख लो, जो व्यक्ति का जीनोम है जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। बस आंसर आ गया आपका 1 2 3। तीसरा क्या है? मानव प्रेरित बहुशक्ति स्टेम, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है ना, एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ठीक है, सब किया जा सकता है। ठीक, इजी क्वेश्चन, करने का तरीका ये था। आगे के लिए आप लोग देख लोगे, क्या क्या देख लोगे? जीन थेरेपी देख लोगे, डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट देख लोगे, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, तो उनके जितने टाइप्स होंगे उनको देख लोगे आप लोग। और कुछ है क्या? यही सब देख लोगे। ठीक है, अगला, भारत में जो न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, उसके उपयोग का क्या महत्व है? ठीक है, पहला, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही साथ जो तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। ठीक है, देखो पता होगा तो शायद आप लोग कर लोगे, या फिर यहां से गेस कर सकते थे कि जो न्यूमोकोकल होता है ना, वो न्यूमोनिया से होता है। क्या होता है? न्यूमोनिया जो होता है ना, बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ उसका नाम क्या है, साल्मोनेला न्यूमोनी या फिर कुछ होगा, देख लेना। बैक्टीरियल डिजीज है। देखो पहला ना ऐसे भी गेस कर सकते थे कि हाँ न्यूमोकोकल है और यहाँ पे न्यूमोनिया की बात कर रहा है, तो यहां से शायद सही हो सकता था। ठीक है, मुझे पता था क्योंकि ये करंट अफेयर का है। वैसे ये करंट अफेयर का था, इतना सोचना नहीं था। साल भर पढ़ोगे ना जाके, बस सारे क्वेश्चन में तुक्का तो नहीं लगाना है, पीछे आपकी नॉलेज होगी ना, तो नॉलेज होगी तो ये था, भारत में ये वो किया गया था। तो मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है और ऐसे कहीं से नहीं उठा के पूछता है, जो साल भर चल रहा होता है ना वहीं से पूछता है, तो पक्का था। ठीक है, सो पहला आपको पता होता। दूसरा, उन जैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं ना, उन पे निर्भरता कम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। वैक्सीन लगवा दोगे जब आप, तो आगे डिजीज नहीं होगी, प्रिवेंशन हो सकता है। लैंग्वेज भी बहुत वो मॉडरेटी है ना कि की जा सकती है, तो यस इट कैन बी। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा ना। एक ही ऑप्शन, अच्छा नहीं, ये गया, या तो बी होगा या तो डी होगा। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है। लैंग्वेज एक्सट्रीम जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोल रहा है कि इन वैक्सीन के कोई भी गौण प्रभाव नहीं है, तो एक पकड़ लीजिए आप लोग, कोई नहीं। ठीक है, दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट। तो ये जो बिल्कुल नो बोलता है ना, ये एक्सट्रीम बात होती है। और ना ही ये वैक्सीन कोई
तीव्रता संबंधी अभिक्रियाएं, एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। इनकी लैंग्वेज देखिए ना, कितना खतरनाक दावा कर रहे हैं कि इस वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ना कोई एलर्जी होगी। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि वैक्सीन लगाओ किसी को नहीं होगी, एक बंदे को हो जाएगी, फिर क्या करोगे? आपका दावा तो खंडित हो जाएगा ना। तो तीसरा इस हिसाब से नहीं हो सकता है। देन आपका सी और डी गायब होगा। ठीक है, अब बताओ क्या हो सकती है? 1 and 2 इजी, इजी क्वेश्चन ना? यस सर, ठीक है ना। अब जो हम लोग बोल रहे थे ना कि जो पहला टफ पढ़ रहा था, तो अगर तीसरा पकड़ के आप एलिमिनेट करते हैं ना, तो फिर 1 and 2 बाई डिफॉल्ट जो होता, अपने आप जो होता, वो पहला आपका सही ही हो जाता, तो 1 and 2 हो जाता। इजी क्वेश्चन ना, बिल्कुल। भारत में ये टफ क्वेश्चन था मेरा, आई थिंक गलत हो गया होगा, फिर मैंने छोड़ दिया था। भारत में जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जा सकता है या किया जाता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको क्या लगता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, एलिमिनेट करते हैं ना। अब देखो, अगर लॉजिक लगाता तो कैसे लगाते हैं? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, कुछ पता नहीं। खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, इसको एलिमिनेट कर सकते थे ना कि अगर खाद्य आधारभूत संरचना होगा तो इसका नाम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होता तो सुन भी रखे होते ना, तो दूसरा एलिमिनेट कर सकते थे आप। अगला, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य का संरचना और शिक्षा की आधारभूत संरचना होता तो शिक्षा के बारे में तो कुछ सुन सकता होता, एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरा, दूरसंचार और परिवहन आधार, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगला क्या है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल। ठीक है, पता नहीं यार, देखो मैं कहां तुक्का लगा रहा हूं, अभी तो आंसर देखने के बाद दिमाग काम कर रहा है ना। ठीक है, छोड़ सकते थे, अगर नहीं कुछ हेल्प मिल रही है ना, नहीं सुन रखा था, तो आप लोग छोड़ सकते थे। सारे क्वेश्चन में आपको नहीं करना है, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ पकड़ लिया तो फिर सारे के सारे मार के चले आओ, मे बी वो कर जाएगा, बैकफायर। ठीक है, आंसर इसका क्या था? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, इसका बाय द वे आंसर था। ठीक, टफ था ये। 47 का, निम्नलिखित कथनों में से जो कौन से पादप और प्राणी हैं कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? ये बिल्कुल बेसिक आपकी बायोलॉजी है, बेसिक बायोलॉजी है, मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप लोग भी है, इतना साइंस तो पढ़ते होगे। जब हम लोग सेल वाला पढ़ते हैं ना, तो सेल का जो पहला चैप्टर है यही होता है, तो लगभग मुझे उम्मीद है ना कि सब लोग तो पढ़े ही होगे, पक्का पढ़े होगे। नहीं पढ़े होगे तो एक बार फिर कर लेना आप लोग, कि जैसे ये थीम आती है ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस जो सेल होती है, तो सेल के 2 टाइप होते हैं, एक आपके यूकैरियोटिक होती है, दूसरा प्रोकैरियोटिक होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देख सकते हो। थीम बन गई है ना, सेल के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो आज प्लांट और एनिमल हो गया है, तो आगे दिन क्या हो जाएगा? यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग क्या पूछ रहा है। हाँ, तो पादप और प्राणी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो पहला देखो, जो पादप कोशिकाओं में जो सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है। 2 दिन से मेरी पेन गिर रही है। 2 में से क्या है? जो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती हैं। यस, ठीक है, डिफरेंस पहला यही होता है कि जैसे देखो, एक सेल बना दूं। ये मान लो आपकी ना एनिमल सेल हो गई है, ये एनिमल सेल हो गई है, और ये आपकी प्लांट सेल हो गई है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है ना कि जो ये क्या होती है? डबल लेयर होती है। ठीक है, एक आपकी तो सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगला प्लांट सेल में क्या होती है? सेलुलोज की बनी हुई एक क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। तो पहला बिल्कुल फैक्ट है, जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इसको, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो दोनों में कॉमन है ना, तो क्या बोल रहा है कि एक में होती है, एक में नहीं होती है, तो मतलब ये गलत बोल रहा है। लेकिन देखो, इसमें गेस नहीं कर सकते थे आप, बिल्कुल बेसिक का है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना आपको आ ही रहा होगा, इसका आंसर आ गया वैसे। जो परिपक्व पादप कोशिका होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी सी क्या होती है? वैक्यूल होती है, और इसमें या तो नहीं होती है या तो फिर छोटे छोटे बहुत ढेर सारी होती हैं। ये बेसिक साइंस है, हो जाना चाहिए था आप लोगों से, नहीं हुआ तो फिर आगे के लिए आप लोग ये थीम प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यानी कि बेसिक साइंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस को आप लोग इग्नोर करके भी नहीं जाओगे। सो इजी क्वेश्चन था मेरे लिए, आप लोगों के लिए मे बी जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए फिर टफ रहा होगा। 48 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से जो कौन से कारक होते हैं बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? ठीक है, कोई प्रदूषण है, और कौन सा प्रदूषण है? बेंजीन है। तो किससे उत्पन्न हो सकता है? तो पता है, देखो ये बेंजीन है ना, तो जितने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो वो क्या बोलते हैं,
हाइड्रोकार्बन होते हैं मेनली, उनसे रिलीज होता है, इतना तो पता होगा ना, ये वाला बेंजीन वाला, तो वहीं से क्वेश्चन था। देखो तो क्या बोल रहा है, जो स्वचालित वाहन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल होते हैं, उनके द्वारा निष्कासित होता है क्या, हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो पेट्रोल डीजल होता है वहां से निकलता है, तो यस पहला लॉजिक तो बोल रहा है। दूसरा, तंबाकू का जो धुआं होता है क्या उसमें बेंजीन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बहुत लॉजिक मत लगाओ। तंबाकू जो होता है ना उसमें तो 100 से अधिक तो आपके कैंसर वाले होते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे होंगे नॉन कैंसरस होंगे, उसमें बेंजीन कौन सी बड़ी बात है ना, बिल्कुल है, एक पॉल्यूटेंट तो हो ही सकता है, तो 1-2 हो जाएगा आपका। तीसरा, लकड़ी अगर जलेगी तो क्या लकड़ी से निकलेगा, क्या हो सकता है निकल जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं, ये भी हो सकता है। अगला, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, ये तो पक्का होगा कि रोगन मतलब क्या हुआ, पेंट पॉलिश कुछ हुई है, वार्निश किया गया है, ठीक है, तो पेंट को जब जलाओगे ना तो यस बेंजीन उससे निकलेगी ही निकलेगी, तो चौथा भी सही है। अगला, जो पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों, पॉलीयूरेथेन मतलब कुछ पॉलीथीन से बना है, वही कार्बनिक वो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, बिल्कुल निकलेगा। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 सारे के सारे सही होने चाहिए। और पांचवा जो है ना, पांचवा सिर्फ एक ही में है तो बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। 48 का क्वेश्चन, यस एक मिनट, 48 का क्या है, 1 2 3 1 2 3 क्या लॉजिक लगा है, शायद यूपीएससी ने इसका आंसर ये दे रखा है 1 2 एंड 3, बट देखो बहुत तब तो यानी कि तब लॉजिक गलत हो जाएगा, फिर ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अगर इसका आंसर जो है 1 2 3 है ना तो बहुत ज्यादा गेस तो नहीं कर पाओगे, अगर मुझे मारना होता तो मैं पक्का सारा का सारा मारता, क्योंकि ऐसा कुछ चौथा और जो पांचवा है ना ऐसा कुछ बड़ा अजीब से नहीं है कि उससे नहीं होना चाहिए। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका नहीं आंसर है, ठीक है कोई नहीं, सारे सही नहीं होंगे, ठीक है सारा ट्विन करोगे आप लोग ऐसे ही, बट करने का तरीका तो यही है, तरीका बिल्कुल सही है, गलत हो गया एक क्वेश्चन में गलत होगा, बाकी में लेकिन सही होगा, ठीक है अगला, यदि निकट भविष्य में दूसरा, यहां से आपकी इकोनॉमी शुरू हो रही है, इकोनॉमी के क्वेश्चन तो इजी होते हैं बहुत, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर हो चुका हो। क्या बोल रहा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या फिर नीतियां जो होंगी भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, कुछ इम्यूनिटी प्रदान कर सकती हैं, ठीक है। मान लो क्या बोल रहा है कि अगर कुछ वैश्विक संकट आता है, ठीक है, अगर भारत उससे बचना चाहता है, भारत उससे कुछ कम प्रभावित रहना चाहता है, तो फिर भारत क्या कर सकता है बताओ। पहला, अल्पकालीन जो विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, क्या ये करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो जो अल्पकालीन विदेशी ऋण होते हैं ना, आप बताओ कि अगर देखो वो अगर दीर्घकालीन रहता तो मे भी होता कि अगर वो संकट टल जाता तो भारत के पास स्कोप होता ना कि बाद में कुछ पे कर सकता है, और जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं ना, जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं उनकी जो ब्याज दर होती है वो कम होती है, जो अल्पकालीन होते हैं ना वो उनकी ब्याज दर क्या होती है, अधिक होती है। सो लग रहा है ना कि जो अल्पकालीन विदेशी ऋण होंगे उस पर निर्भर नहीं रहेंगे ना, तो ये हमारे फायदा का सौदा रहेगा, तो यस पहला सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ और विदेशी बैंकों को भारत में प्रारंभ करना, बोलो आपको वैश्विक वित्तीय संकट आ रहा है और आप फिर विदेशी बैंकों को फिर अनुमति दे रहे हो कि आओ हमारे यहाँ अपनी ब्रांच खोल लो, तो कुछ वित्तीय संकट आएगा तो फिर आपको नहीं लग रहा कि हमारे यहाँ से कुछ पूंजी पलायन हो जाएगा, या फिर ये बैंक में भी फेल कर सकते हैं, या फिर सोचो अगर ये बहुत ज्यादा विदेशी बैंक रहेंगे ना तो बाहर कुछ होगा तो उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, नए नए बैंक प्रारंभ करोगे कि नहीं करोगे, सेफ खेलोगे ना, सेफ खेलोगे तो आप दूसरा तो पक्का नहीं करोगे। तीसरा, अब या तो एक सही होगा या तो 3 सही होगा। क्या बोल रहा है, जो पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखोगे आप, बिल्कुल नहीं करोगे। हमारे यहाँ जो पूंजी खाते में जो है ना पूर्ण परिवर्तनीयता इसीलिए नहीं है, किस लिए नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण परावर्तनी कर दो ना तो हमारे यहां से जो कैपिटल होगा ना वो फ्लाइट कर जाएगा, कैपिटल क्या होगा, भाग जाएगा। तो कुछ भी अगर मान लो इकोनॉमी डामाडोल होती है ना, कुछ भी वैश्विक उठा पटक होती है, तो क्या होगा, हमारे यहां से जो कैपिटल होगा वो मे बी बाहर जा सकता है, ठीक है ना। तो आप बताओ कि अगर आने वाली मंदी आने वाली होगी तो फिर क्या करोगे, पूर्ण परावर्तन को बनाए रखोगे, बिल्कुल नहीं रखोगे ना। सो तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सीधा आंसर क्या बचा, केवल और केवल 1 था, ठीक है। इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चन जो होते हैं ना बिल्कुल मैथ की तरह से होते हैं कि ये होगा तो ठीक है, इसके बाद ये पक्का होगा, ये पक्का नहीं होगा, बशर्ते आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। सो 50 का क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमी से ही है, यानी कब आगे इकोनॉमी शुरू हो रही है। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, डीडी वाला है, उसमें 1 लाख की नगद राशि निकाल लेते हो तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टर्म को पढ़ो, मुद्रा की जो समग्र पूर्ति है वो भी कहां पे, अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ना उस साल का काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है,
लेकिन देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो फिर समझ जाते, अदरवाइज ट्रिकी क्वेश्चन था। इधर देखो आप लोग क्या बोल रहे हैं ना कि आपके अकाउंट में डिमांड जो भी डीडी है आपके पास बैंक में जमा था, आपने वहां से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको लगेगा कि ना ये कमी आ जाएगी, कहाँ गया, लगेगा कि ना मुद्रा में 1 लाख की कमी आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये जो मुद्रा की समग्र पूर्ति होगी ना अपरिवर्तित रहेगी। रीजन, जब देखो जब हम लोग वो बहुत सारी जो मुद्रा की आपूर्तियां पढ़ते हैं ना, तो M1 M2 हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, M1 M2 M3 वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। तो ये बताओ जो M1 पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो लोगों के पास कैश में जो मनी होती है वो होता है, प्लस बैंकों में जो जमा होती है ना डिमांड डिपॉजिट्स वो वाली होती है, और क्या होता है आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती हैं वो सब होती हैं। तो ये सारे जो है ना M1 M2 एक बार आप लोग देख लेना। तो आप बताओ क्या करोगे, मान लो बैंक के पास जो जमा डिमांड डिपॉजिट है ना वहां से 1 लाख रुपया कम हो गया, लेकिन लोगों के पास जो कैश है कैश के रूप में है वहीं तो 1 लाख रुपया चला गया ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, मुद्रा की जो समग्र पूर्ति होगी ना, आपके अकाउंट में से 1 लाख कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो कहां चला जाएगा, कैश में चला जाएगा ना। तो मुद्रा की जो समग्र पूर्ति रहेगी ना वो अपरिवर्तित रहेगी। तो ये वहां पे लॉजिक लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार आप लोग देख लोगे। जो मुद्रा आपूर्ति है ना, इकोनॉमी वाला जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें एक टर्म पूरा लिखा हुआ है मुद्रा आपूर्ति, तो उससे रिलेटेड अपना जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोग क्लियर कर लोगे। सो ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इजी क्वेश्चन था आई थिंक। सो आज 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोग ऑनेस्टली आप खुद रिव्यू करो ना कि जो ये 50 क्वेश्चन थे इसमें से कितने क्वेश्चन जो थे ना वो करने लायक थे, उस टाइम नहीं कर पाए थे, तो अब इतना दिमाग खुलने के बाद क्या आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप लोग मेहनत करते रहिए, स्टैटिक पे, करंट अफेयर पे, प्लस लॉजिक जो है उस पर करते रहिए, ठीक है। आई होप आप लोग आगे वाले एग्जाम में अच्छा करोगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।